हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सेट प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार आप लोग दिन भर में लगभग 2 सेट बनाइए और उसका एनालिसिस कीजिए और जितना हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 1-2 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास लाऊंगा। वो जल्दी ही 2-2 हज़ार प्लस क्वेश्चन होंगे, तो उसको रिवाइज करना ना भूलें। और बिहार स्पेशल भी मैं 1-2 दिन में ला दूंगा, जो काफ़ी फैक्ट होंगे, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो उसका जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट 9 को, जो आपका जो है रुक्मिणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म बुक से है सेट 9। तो 2 दिन में ये सेट आपका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका रिवीजन क्लास शुरू होगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन कब हुआ था। तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति जो हुई थी उसी दिन इसका पतन हुआ था। नेक्स्ट है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, वहाँ गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, कृषि प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, नौपाषाण युग से। ठीक है, नौपाषाण युग में जो है ना कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। और नौपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। ठीक है, धातु का प्रयोग होने लगा था और मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया प्रथम धातु जो था वो तांबा का था। ठीक है, लेकिन अगर आग का आविष्कार पूछे तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगन से। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। ठीक है, कालीबंगन से अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुए हैं। और सूती वस्त्र का प्रमाण जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और मनके बनाने का कारखाना जो है वो चनहुंदरो से मिला है। तो जो भी फैक्ट मैं बताता हूँ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, दोबारा सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई। ठीक है, तो 75 का आंसर बी हो जाएगा, 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, स्पेशली इसका जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था। ठीक है, 66-67 में हुआ था। उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है खत्म हुई थी उसी समय। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। सॉरी, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ना MS स्वामीनाथन है भारत में। और ये जो है नॉर्मन बोरलॉग जो है वो पूरे विश्व में है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लीजिए आप लोग। हरित क्रांति का जन्मभूमि जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांस में जो है ना बुर्बो वंश का शासन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है, ई स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी। तो 77 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह जो है प्रतिनिधियों की संस्था थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर प्रतिनिधि हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, टाइथ किस प्रकार का कर था। VBI क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC टीचर्स में। ठीक है, टाइथ किस प्रकार का कर था। तो यह जो था एक प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइथ एक प्रत्यक्ष कर था, जो किसानों से वसूल किए जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, किसानों से वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में सही क्या है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। 79 का आंसर सी हो जाएगा, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। ठीक है, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, ये सही है। अगला पॉइंट है 80 नंबर, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बिस्मार्क होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण के जनक थे। ठीक है,
बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के जनक थे। अगला पॉइंट है 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ठीक है, ड्यूअल एलियंस जो था किसके बीच हुई थी? तो 81 का आंसर ए हो जाएगा। 1879 की द्वैत संधि जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। ठीक है, हंगरी की भाषा जो थी वो मैग्यार थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मैग्यार। हंगरी पर किसका प्रभाव था? तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला पॉइंट है जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वेराइन। जाल्वेराइन की स्थापना पर्सा राज्य में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पर्सा राज्य में किया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 84 नंबर क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 84 का आंसर हो जाएगा लंदन में। ठीक है, लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। 1864 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वो लेनिन के द्वारा की गई थी, थर्ड इंटरनेशनल। अगला पॉइंट है रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बीबीए क्वेश्चन है। रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। ठीक है, और बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में। बाल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है साम्यवादी घोषणा के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा के लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स एवं एंगलेस थे। कार्ल मार्क्स एवं एंगलेस थे। साम्यवादी घोषणा 1848 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ठीक है, तो 87 का आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना नहीं था, चीन। हिंद चीन में चीन जो है शामिल नहीं था। हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है। हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? तो 88 का आंसर जो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में स्थापित की गई थी। और भारत में प्रथम जूट मिल जो है ना 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। भारत में पहली देसी जूट मिल जो है ना वो कलकत्ता में 1917 में स्थापित किया गया था। और भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो वो अंग्रेजों के समय हुआ था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ठीक है, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति का ये कारण नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, शहरों में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो शहरों में होता है। और भारत में सर्वाधिक जो घनत्व है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित में पूछे तो वो दिल्ली हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1863 में। सर्वप्रथम नियमित यात्री रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलाया गया था। ठीक है, और भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल जो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाया गया था। और भारत में मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, श्रीधरन को। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?
तो 92 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, साइमन कमीशन इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है 94 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी? द सोशलिस्ट, ठीक है। तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, S.A. डांगे, ठीक है, इसका आंसर होगा। पूरा नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। अगला पॉइंट है 94 नंबर, वाई सोशलिज्म VBI क्वेश्चन ही आपके लिए नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है वाई सोशलिज्म। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1934 में हुआ था, ठीक है, 1934 में, जिससे जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट है आपका 95 नंबर, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? ठीक है, तो 95 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। अगला पॉइंट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक, तो 96 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत आया था 1503 में और उसे 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त किया गया था। और अल्बुकर्क ने ही 1510 में जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 97, कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंतुवाय। ठीक है, तंतुवाय। नेक्स्ट है 98 नंबर, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? कैवर्त विद्रोह, ठीक है, कैवर्त विद्रोह जो हुआ था वो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, रामपाल। ठीक है, रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 99 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते 4321, 4321। तो बादशाही मस्जिद लाहौर जो है औरंगजेब ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद आगरा का जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो 100 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय निम्न से किस ग्रंथ के लेखक थे? ठीक, तो 101 का आंसर बी हो जाएगा, तोहफत उल मुहद्दीन, तोहफत उल मुहद्दीन। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 102 नंबर, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो 102 का आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, B.R. अम्बेडकर। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी, जो हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार के लिए था। ठीक है, अगला पॉइंट है 103 नंबर, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 103 का आंसर ए हो जाएगा, वंदे मातरम। ठीक है, एक वंदे मातरम। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा D.K. कर्वे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, D.K. कर्वे। नेक्स्ट पॉइंट है 105 नंबर, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? VBI क्वेश्चन है। तो 105 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JB कृपलानी। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो JB कृपलानी किए थे। JB कृपलानी का पूरा नाम जीवट राम भगवान दास था, जीवट राम भगवान दास था। ठीक है, नेक्स्ट है
1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ठीक है, तो 106 का आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 107 नंबर क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 19 जुलाई को जो है ना 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया था। तो डेट जरूर याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 108 का आंसर सी है, अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन जो है इससे नहीं जुड़े हुए थे, ये गलत है। बाद बाकी अलीगढ़ से सर अहमद खां सही है। देवबंद आंदोलन से मोहम्मद कासिम नानौतवी, ठीक है, ये दोनों सही है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चंपारण। 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इन्होंने अपना प्रथम सफल अभ्यारण्य चंपारण में 1917 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 110 नंबर क्वेश्चन और हिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ठीक है, तो 110 का आंसर जो हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा नटाल इंडियन। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने 1894 में। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नटाल इंडियन 1894 में स्थापना किया था इन्होंने, नटाल इंडियन की। ठीक, इस तरह से हिस्ट्री कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था की तरफ। राज्य व्यवस्था में पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? ठीक है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के में किस आंदोलन का योगदान रहा है? देखिए 111 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक मिनट, 111 का आंसर ए हो जाएगा, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। ठीक है, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन जो है लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में योगदान किया था। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन है? तो यूएसए है। ठीक, और विश्व में संसदीय प्रणाली की जननी जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है 112 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? ठीक है, तो 112 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की राजक्रांति, ये दोनों जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास करने में प्रभावशाली है। इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय शासक बना था। और फ्रांस की राजक्रांति तो आप लोग को याद है, 50 बार मैंने ही बता दिया है अभी तक, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया था? ब्रिटेन में, तो 113 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1928 को। ठीक है, 1928 को लागू किया गया था। अगला पॉइंट है 114, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, क्या प्रावधान किया गया है? तो 114 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा मतलब 50% आरक्षित किया गया है। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है। आरक्षित स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो 115 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुखिया को है। ठीक है, ग्राम के मुखिया को। नेक्स्ट है, छोटे शहरों के क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है? थोड़ा दिख नहीं रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद का। अगला पॉइंट है 117, लोकतांत्रिक
जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? तो 117 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार को बदलना, लोकतंत्र की स्थापना करना और शासक को बदलना, ये तीनों सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो 118 का आंसर ए हो जाएगा, अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना कर सकता है ग्राम कचहरी। ठीक है, ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? तो 119 का आंसर ए हो जाएगा, केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है। अगला पॉइंट है म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा था? तो 120 का आंसर बी हो जाएगा, सैनिक शासन के विरुद्ध, सैनिक शासन के विरुद्ध। अगला पॉइंट है राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजाशाही की घोषणा की थी? तो 121 का आंसर सी हो जाएगा, 2002 में। ठीक है, 2002। अगला पॉइंट है 122 नंबर, 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो 122 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में थे, इसमें तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक है, दोहरी नागरिकता। तो 123 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता जो है वो लागू की गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। 124 नंबर है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो 124 का आंसर सी हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है आपका 125 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 125 का आंसर सी हो जाएगा, कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी का। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ये अनुच्छेद दिया गया है और कौन सा अनुच्छेद किस में है? तो 126 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, लेकिन ऑप्शन नीचे है तो पहले चलिए अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार है, सबको पता है। अनुच्छेद 15 में जो है वो बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेदन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ए का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 2 से देखिए, इसको मिला लीजिएगा, यहाँ आंसर थोड़ा ज़्यादा दूर पर दे दिए हुए हैं तो मैं बता ही देता हूँ। तो 126 का आंसर सी हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 14 से 18 तक के अगर अनुच्छेद को आप पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन अगर याद होगा 14 से 18 अनुच्छेद तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 127 का आंसर बी हो जाएगा, 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध गारंटी देता है। और अनुच्छेद 23 है बलात्श्रम या दुर्व्यापार। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ शोषण पूछ रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आपको मिला हुआ है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 की क में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 129 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है,
और अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक दान देने पर उसमें छूट प्राप्त करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है 130। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो 130 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 300 के क में है। ठीक, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के क में एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक, संवैधानिक अधिकार। अगला पॉइंट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो 131 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। अभी आप पिछली क्वेश्चन में पढ़े थे। नेक्स्ट है, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितनी श्रेणियां हैं, तो 132 का आंसर ए हो जाएगा, 6 श्रेणियां। ठीक है, 6 श्रेणियां, पहले 7 थी अब 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो 133 का आंसर ए हो जाएगा, हड़ताल करने का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट है 134 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए सेट मारने से होता क्या है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैं जो भी सेट करा रहा हूँ उसमें जो है ना, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन फैक्ट बता ही देता हूँ, तो वो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग ध्यान से मेरे सेट प्रैक्टिस को ज़रूर देखिए, हो सके तो बुक्स वगैरह तो आप लोगों ने खरीदे होंगे, जो लोग नहीं खरीदे वो बार बार वीडियो को देखें ताकि उन्हें रिवीजन होता रहे। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा मेरा वीडियो का ये होगा, ऐसा नहीं है। बस वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य है कि जो लोग काफ़ी मतलब गरीब है या गांव में रहते हैं, काम काज करते हैं, उनको नहीं मिल पाता उतना टाइम कि बुक खरीदे, सेट प्रैक्टिस करें, दिन भर पढ़ें बुक लेकर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोबाइल पास में रहता है तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन है, तो ये इसमें देखना है। 135 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मूल संविधान के भाग थे। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या थे, मूल संविधान के भाग थे। मतलब जब संविधान बना उसी समय से मौलिक अधिकार भी मिला था। समानता का अधिकार 136 में है, समानता का अधिकार। सी, राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है ना, प्रबंध करने की अनुमति देता है। राज्य को महिलाओं क्या है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से ये प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विशेष प्रबंध का, विशेष है यहाँ पर। ठीक है, ये विशेष है। राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी होगा इसका, समानता का अधिकार है, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट है 137 नंबर, किसने कहा आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना नागरिकता है। ठीक है, तो 137 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉस्की ने कहा था, लॉस्की ने। अगला पॉइंट है आपका 138 नंबर, किसने कहा वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो 138 का आंसर ए हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। नेक्स्ट है, किसने कहा जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है। ठीक है, तो 139 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंडोरसेट। कंडोरसेट ने कहा था। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। ठीक है, अरस्तु का। अगला पॉइंट है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। तो 140 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 141 नंबर, निम्नलिखित में से यूएसए संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, तो लगभग इसमें से जो है ना सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है,
ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 142 नंबर, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को है, संसद। नेक्स्ट है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो 143 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 144 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक है, लोकसभा के लिए। तो 144 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 व्यक्ति को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही खोजना है। तो 145 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो सही है। आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जो है जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा डाउट है, ये नहीं हो सकता, ए बी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ये फैक्ट जो है मैं खोज कर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है, तो गलत बताने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा। ऐसे तो भारत का राष्ट्रपति नहीं रहता है, तो उपराष्ट्रपति ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उसे संसद के द्वारा जो है ना दोनों पद के लिए वेतन निश्चित किया जाता है कि कितना वेतन और भत्ता मिलेगा। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, अभी ये मुझे मालूम नहीं है। तो आप लोग भी इसे थोड़ा सर्च कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारा क्वेश्चन का आंसर मालूम ही हो। ठीक है, तो आप लोग इसे बुरा ना समझें, अपनी गलतियों को कभी भी दूसरे पर ना थोपे और ना बताएं। ठीक है, तो सही आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि क्या सी ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 146 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो 146 का आंसर ऑप्शन बी जाएगा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 147 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 356, अनुच्छेद 356। अगला पॉइंट है इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो 148 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के, ये तीनों सही है। अगला पॉइंट है 149 नंबर, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो 149 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो 150 का आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में तो नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह है अपने स्वविवेक से संसद की, यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। ठीक है, मंत्रिमंडल और संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से जब वो निर्णय लेकर ही इसका ये घोषणा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इस तरह से आज का सेशन जो है ख़त्म हुआ, तो फिर आप लोगों से हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं विदा लूँगा, लेकिन आप लोगों से फिर मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग क्या बताने के लिए तैयार हैं? अगर बताने के लिए तैयार हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए बिहार के किस जिला को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिहार का एक दिन में सेशन करा दूंगा। ठीक है,
तो बताना है कि बिहार के किस जिला को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं पूछ ही देता हूँ। बताइए पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। जितने लोग भी देखते हैं ज़रूर कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन मैं जो पूछता हूँ वो आप लोग को सच में याद है या नहीं है, बस इतना माइंड में सेट कीजिएगा। ऐसे आंसर दे सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आप उस समय अपने माइंड में ये सोचिए कि क्या मुझे ये दोनों क्वेश्चन याद हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।